हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज वैष्णव, आपका जूलॉजी मेंटर कोटा स्टूडियो से आपका बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, दिल से अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर पढ़ रहे हैं और आप रिवीजन क्लास के शानदार स्टूडेंट हैं। हमेशा याद रखो, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो बहुत पॉजिटिव रहिए। दो क्लास में ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन का भी आप क्लास में पोस्टमार्टम करेंगे। काफी कमाल का लेक्चर होने वाला है और आज के इस लेक्चर में आप पूरी एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पोस्टमार्टम करेंगे। तो बच्चों, ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज में लेक्चर 1 में आप क्या पढ़ने वाले। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये रिवीजन क्लास है। स्टार्टिंग के टॉपिक में 2 लेक्चर रहेंगे, बाद में एक ही लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे और यहां एनसीईआरटी का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों, आज ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। हम बात करेंगे कि यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो बच्चों, काफी कमाल का सेशन होने वाला है। हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो स्टार्टिंग एनसीईआरटी से ही करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं कि भाई रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है। आप सभी जानते हैं बच्चों कि इसको एनसीईआरटी में 2 तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां आपको यह ध्यान से समझना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को ही कॉमनली यहां क्या नाम दिया हुआ है, रेस्पिरेशन नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, रेस्पिरेशन नाम दिया हुआ है। तो यहां रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है, तो हम स्टार्टिंग में ही इसको एनसीईआरटी से पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि यहां पर मान लीजिए कि एनवायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर आ गया, लंग्स में चला गया, और लंग्स से हम कहेंगे कि जो CO2 है वो बाहर एनवायरमेंट में चला गया। कहां चला गया, बाहर एनवायरमेंट में चला गया। तो जब यहां इस तरह से ये गैसेज एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, इसी प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे, ब्रीदिंग नाम दोगे। क्या नाम दोगे, ब्रीदिंग। और यहां एनसीईआरटी ने इसको कॉमनली एक और नाम दिया है, आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि इसे क्या नाम दिया है, रेस्पिरेशन। क्या नाम दिया है, रेस्पिरेशन नाम दिया है। अब हम कहेंगे कि सिंपल प्रोसेस में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो काफी अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे आप। यहां हम स्टार्टिंग में ही बात करते हैं बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात करें तो रेस्पिरेशन प्रोसेस आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि ये कैटाबोलिज्म रिएक्शन है या एनाबोलिज्म रिएक्शन। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कैटाबोलिज्म है या एनाबोलिज्म। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये कैटाबोलिज्म रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, कैटाबोलिज्म रिएक्शन है। अब कैटाबोलिज्म का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन। यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है। किसका ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है। तो आपको यहां पर ये बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है कि भाई जो रेस्पिरेशन है बच्चों, ये यहां पर आप ध्यान से सीखेंगे कि ये एनसीईआरटी की लाइन है। किसकी लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, कैटाबोलिज्म। आप ध्यान से समझिए, देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिए आप इसमें कि भाई ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। यानी कि हम कहेंगे सिंपल वे में कि सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। भाई किसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो हम कहेंगे कि यहां पर एनर्जी बनेगी, और जो एनर्जी बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी, एटीपी के फॉर्म में बनेगी। किस फॉर्म में बनेगी, एटीपी के फॉर्म में बनेगी। तो वेरी सिंपल, अगर हम एनसीईआरटी को ही फोकस करें तो एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और हम कॉमनली इसे क्या नाम दे सकते हैं,
हम इसे कॉमनली रेस्पायरेशन नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? रेस्पायरेशन। अब बच्चों यहां एक ये क्वेश्चन आता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे पोरीफेरा के हैं, चाहे सीलेंट्रेटा के हैं, चाहे टीनोफोरा के हैं, चाहे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, इनका जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या क्या होता है, कि भाई इनका जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या क्या होता है। तो हम यहां डिफरेंट रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपके सामने, नॉर्मल सरफेस, गिल्स, क्यूटिकल, ट्रेकिया, आप ऐसे क्वेश्चन भी यहां डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यह बहुत ध्यान से समझना है, हम बात करें नॉर्मल सरफेस, यानी रेस्पायरेटरी ऑर्गन किस किस में नहीं होगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और मोस्टली एनालिड्स में रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चों? रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो उनमें हम कहेंगे कि भाई रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होगा तो भाई गैसेज एक्सचेंज तो होगा। तो गैसेज एक्सचेंज किसके द्वारा होगा? नॉर्मल सरफेस के द्वारा होगा। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा? तो एक्वेटिक एनिमल में जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं बच्चों वह गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। जैसे हम फिश की बात कर लें, प्रोन की बात कर लें, या आर्थ्रोपोडा में एक क्लास होता है क्रस्टेशिया क्लास। क्या होता है बच्चों? क्रस्टेशिया क्लास। तो क्रस्टेशिया क्लास में आप ये ध्यान रखेंगे कि वहां जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है वो रेस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा बच्चों कि यहां पर एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं बुक गिल्स और बुक लंग्स। आपको यह ध्यान से समझना है कि जो बुक गिल्स होता है ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। जो बुक गिल्स है ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप कमेंट करके रिप्लाई करिए कि हम बात करें बुक गिल्स किस एनिमल में प्रेजेंट होता है। किस बच्चे ने रिप्लाई किया? शाबाश, काफी सारे बच्चों ने रिप्लाई किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम कहेंगे कि यहां पर जो बुक गिल्स होता है वो एक एनिमल में होता है और हम कहेंगे कि उस एनिमल का क्या नेम है बच्चों? लिमुलस। क्या नाम है? लिमुलस। अब ये लिमुलस कैसे याद रखोगे? बीजली। बच्चों एक बात की ध्यान रखिए, कंप्लीट जोलॉजी में मैं आपको काफी सारी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा। पूरा पढ़ने के बाद आप फील करेंगे खुद को जादूगर ऑफ जोलॉजी, जादूगर ऑफ जोलॉजी। तो आप ये ध्यान रखिएगा पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद। तो हम यहां बात करेंगे कि भाई बुक गिल्स, जो बुक गिल्स होते हैं ये हम कहेंगे कि किस में प्रेजेंट होते हैं? लिमुलस में प्रेजेंट होंगे। किस में प्रेजेंट होंगे? लिमुलस में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, लिमुलस किसका मेंबर है? कमेंट करके आप रिप्लाई करिए कौन से फाइलम का मेंबर है। मैं देख रहा हूं बच्चों, क्या बात है, बच्चों ने क्या शानदार जवाब दिया है। किंग क्रेब, लिविंग फॉसिल, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आकांक्षा ने, गौतम ने, शाहनवाज ने बहुत शानदार, श्वेता ने बहुत शानदार रिप्लाई किया। तो कहने का मतलब यह है कि भाई हम बात करेंगे कि जो बुक गिल्स है ये बुक गिल्स किसमें होता है? लिमुलस होता है। और इसको लर्न करने का एक शानदार तरीका है, इसे बीजली भी कहेंगे। क्या कहेंगे? बिजली भी कहेंगे, ठीक है, बिजली भी कहेंगे। और बुक लंग्स जो होता है ये बुक लंग्स किसमें होगा बच्चों? स्कॉर्पियन। किसमें होगा? स्कॉर्पियन में होगा। अब आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि स्कॉर्पियन के अलावा किसमें बुक लंग्स होता है? बिल्कुल बताइए फटाफट। बहुत अच्छा, एक बच्चे का रिप्लाई आया, स्पाइडर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्कॉर्पियन के अलावा हम कहेंगे कि भाई बुक लंग्स किसमें होते हैं? स्पाइडर में होते हैं। तो बच्चों ये एनसीईआरटी के टॉपिक हैं, आपको ये ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज के साथ साथ एनिमल किंगडम में भी मिलेंगे। मैं दोनों को कंबाइन करके एक शानदार आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। हर टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। अब यहां हम बात करते हैं क्यूटिकल। बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है और आपको यह ध्यान रखना है कि जो क्यूटिकल है
इसी से ही गैसेज एक्सचेंज होता है। तो यहां बेस्ट एग्जांपल हो गया बच्चों, हम बात करें अर्थवर्म एक बेस्ट एग्जांपल है। स्किन भी आप लर्न कर सकते हैं। क्या लर्न कर सकते हैं? स्किन। तो 1 मिनट में आप वापस रिवाइज करेंगे कि जो नॉर्मल सरफेस है, ये पोरीफेरा में, सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एस्केल्मिन्थीज में, एनेलिडा में और मोस्टली एनेलिड्स में होता है। हम बात करें गिल्स किस में होता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स में होगा। किस में होगा? एक्वेटिक एनिमल्स में होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई बुक गिल्स किस में होता है। तो आप सभी ने कमेंट करके रिप्लाई किया कि भाई ये लिमुलस में होता है। इस लिमुलस को किंग क्रेब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किंग क्रेब के नाम से भी जाना जाता है। इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। काफी बच्चों ने बहुत शानदार रिप्लाई किया। अब हम बात करेंगे कि भाई क्यूटिकल जो होता है, ये हम कहेंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें स्किन पर एक लेयर होती है, उसे क्यूटिकल कहेंगे। तो अर्थवर्म में जो होता है वो क्यूटिकल के द्वारा रेस्पायरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसमें आप स्किन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ट्रेकिया। तो यहां आपको ट्रेकिया में बहुत सिंपल वे में समझना है कि जो ट्रेकिया होता है बच्चों, ये हम कहेंगे कि इसे कॉमनली विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विंड पाइप के नाम से। जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में जो गैसेज एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होगा? ट्रेकिया के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? ट्रेकिया के द्वारा होगा। तो यहां आपको ये शानदार तरीके से समझना है कि भाई ट्रेकिया ट्रेकियल सिस्टम बनाएगा और ये प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा में। और क्लास इंसेक्टा का बेस्ट एग्जांपल कमेंट करके रिप्लाई करेंगे बच्चों, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि क्लास इंसेक्टा में ट्रेकिया किस में प्रेजेंट होता है? ट्रेकिया। बच्चों का आंसर आ गया कॉकरोच। कॉकरोच, क्या बात है, शाबाश, बहुत ग्रेट। कॉकरोच में होता है। किस में होता है? कॉकरोच में होता है। ठीक है। एक बात याद रखिए, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। ठीक है बच्चों, अच्छा पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। 1 मंथ आपके पास है, पूरी जान लगा दीजिए। पूरी पीडब्ल्यू की टीम आपके लिए दिलो जान से तैयार है और काफी अच्छा आज हम एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों ट्रेकिया के बाद। ट्रेकिया के बाद आते हैं हम लंग्स पर। अब आप सभी जानते हो कि जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। हम बात करेंगे कि लंग्स के एग्जाम्पल, एम्फीबिया में लंग्स होते हैं लेकिन लोब नहीं होते हैं। रेप्टाइल में लंग्स होते हैं बट लोब नहीं होते। बर्ड्स में लंग्स होते हैं बट लोब नहीं होते हैं, लेकिन बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। तो एयर सैक का क्या बेनिफिट है? कमेंट करके आप रिप्लाई करेंगे कि जो बर्ड्स के लंग्स होते हैं उन लंग्स में एयर सैक का क्या बेनिफिट है। कमेंट करके रिप्लाई करिए। बहुत अच्छा, 2 बच्चों ने आंसर दिया, शानदार। ओ, बच्चों ने बोला लव यू सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू। तो काफी मैं आपसे बोल रहा हूं, आप खुद जूलॉजी के जादूगर बनेंगे। पूरा ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत शानदार मैं ट्रिक बताने वाला हूं आपको हर टॉपिक में। तो हम कहेंगे कि भाई लंग्स विद एयर सैक, इसका मतलब क्या है कि भाई उनमें बर्ड्स में बुयोंसी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से भाई बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर सैक। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप थंब से रिप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई तो थंब से रिप्लाई करेंगे। थंब से रिप्लाई करेंगे। थैंक यू आर ऑसम, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो भाई यहां पर हम बात करेंगे कि भाई लंग्स विद एयर सैक, काफी बच्चों ने थंब से रिप्लाई किया, वेरी गुड। तो हम बात करेंगे कि वे बर्ड्स में होता है। अब हम बात करें हमारी मैमल्स, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि जो मैमल्स होते हैं, इन मैमल्स के लंग्स में लोब प्रेजेंट होते हैं। अब आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि हमारे दोनों लंग्स में टोटल लोब्स कितने होते हैं। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे।
क्या बात है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू, आग लगा दी आपने, थैंक यू थैंक यू बच्चों। तो भाई यहां पर आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि हमारे दोनों लंग्स में कितने लॉब्स होते हैं, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है। ओ नंदिनी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, 5 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 5 लोब, बहुत शानदार। तो भाई मैमल्स में जो लंग्स होते हैं, लंग्स में लोब होते हैं और हमारे दोनों लंग्स में 5 लोब होते हैं। आप अभी डायग्राम भी देखने वाले हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे बहुत शानदार तरीके से। ये एनसीईआरटी का डायग्राम, पूरे एनसीईआरटी का हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो आपने अब जो पूरा पढ़ा है वह एनसीईआरटी का पैराग्राफ आप ओपन करके रखिए, मैं पूरा पोस्टमार्टम करता हूं, साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे यहां पर। अब आप देखो एनसीईआरटी में हम स्टार्ट करते हैं। यहां एक क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे कि भाई जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे बनते हैं, किस बेस पर बनते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हैबिट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे बना कि भाई मैं लैंड पर रहता हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन करूंगा तो भाई मेरे अंदर लंग्स बन गए। फिश एक्वेटिक मीडियम में रहेगी तो भाई वहां उसकी हैबिटेट एक्वेटिक है तो उसमें क्या बनेंगे? गिल्स बनेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है कि टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करने वाले हैं अभी 2 मिनट के बाद। आपका सबका आंसर रिप्लाई आना चाहिए। अब हम यहां करें कि भाई जैसे स्पंज हो गया, सीलेंट्रेट हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, इनका जो रेस्पिरेशन होगा किसके द्वारा होगा? बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बॉडी सरफेस। क्या आपकी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो रहा है? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई अर्थवर्म, अर्थवर्म में क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल होगा। क्या होगा? मॉइस्ट क्यूटिकल होगा। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि क्या आपकी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब प्रेजेंट होगा। जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब प्रेजेंट होता है ये आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा में होता है। और आप सभी जानते हो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। अगर आप किसी बच्चे को पता है तो कमेंट करके रिप्लाई करिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा में टोटल स्पीसीज का नंबर कितना होता है? कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करिए। थैंक यू बच्चों किंग ऑफ जूलॉजी के मैसेज करने के लिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो हम कहेंगे नेटवर्क ऑफ ट्रेकियल, ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब। ये किसमें होता है? हम कहेंगे कि भाई इंसेक्ट में होता है। और बच्चों ने जवाब दे दिया है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में 9 लाख स्पीसीज होती है। कितनी स्पीसीज होती है? 9 लाख स्पीसीज होती है। तो बच्चों अब आप धीरे धीरे पूरी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। आपने नॉर्मल सरफेस पढ़ लिया है, आपने बॉडी सरफेस, आपने क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, आप धीरे धीरे पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपने पूरा ट्रेकियल सिस्टम पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया बच्चों? ट्रेकियल सिस्टम पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि यहां पर गिल्स। अब देखो गिल्स में एक इंपॉर्टेंट बात आपको एनसीईआरटी से सीखना है कि भाई इसे ब्रेकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। काफी कम बच्चों को पता होगा कि भाई गिल्स से ब्रेकियल रेस्पिरेशन और लंग से पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। क्या बात है, मानी ने एकदम राइट आंसर, वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा बताया है। बहुत अच्छा बच्चों, काफी शानदार। अब हम बात करेंगे कि भाई ब्रेकियल रेस्पिरेशन किससे होगा? गिल्स के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? गिल्स के द्वारा होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, इन सब में हम कहेंगे कि भाई गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। अब यहां एनसीईआरटी की एक लाइन है जो आपको पोस्टमार्टम करनी है कि वेस्कुलराइज्ड बैग, उनको क्या नाम देंगे? लंग्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? लंग्स। और हमारे दोनों लंग्स में 5 लोब होते हैं। राइट लंग्स में 3 लोब, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब। राइट में कितने होंगे? कमेंट करके रिप्लाई करिए। लेफ्ट में कितने होंगे? 2। कमेंट करके रिप्लाई करिए। हम नेक्स्ट बात करें यहां पर कि भाई जो लंग से रेस्पिरेशन हो रहा है, देखो हम एनसीईआरटी का ही पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो यहां हो गया भाई पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या हो गया? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, लैंड एनिमल है, उनमें क्या प्रेजेंट होगा? लंग्स प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? लंग्स। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि जो एम्फीबियंस होते हैं, इस एम्फीबियंस में 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं।
स्किन होगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी होता है, लंग्स होता है। तो कमेंट करके आप रिप्लाई करिए कि फ्रॉग में रेस्पायरेशन किस किस मेथड से होता है, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। हम यहां बहुत ध्यान से, अगर बाय द वे मॉइस्ट स्किन से रेस्पायरेशन हो रहा है तो उसे क्या नाम देंगे, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे, क्यूटेशन। तो इस पूरे कंप्लीट एनसीईआरटी के पैराग्राफ की एक एक लाइन बच्चों मैंने पोस्टमार्टम करा दी और इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सब बिल्कुल रेडी रहेंगे क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन भी कराएंगे और पोस्टमार्टम भी करेंगे एनसीईआरटी का। 2 लेक्चर में पूरी एनसीईआरटी का एक एक लाइन का पोस्टमार्टम होगा। तो इस आंसर बताइए, आप इसका आंसर रिप्लाई करिए। क्या बात है बच्चों ने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। साक्षी, नंदिनी, मन, श्रुति, बहुत बढ़िया। तो भाई रेस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो आप आंसर रिप्लाई करिए, आंसर रिप्लाई करिए, बिल्कुल आंसर रिप्लाई करिए। काफी सारे बच्चों का आंसर आया, कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो आप सभी को इसके लिए इतने सारे स्टार मिलते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको पहली क्लास में बोलता हूं कि हर टॉपिक को अपना लव यू टॉपिक बनाना है। हर टॉपिक को अपना लव यू टॉपिक बनाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने जो आपने अभी डिस्कस किया था, कमेंट करके रिप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन कमेंट करके रिप्लाई करिए। जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसी से क्वेश्चन मिलेंगे। आप कमेंट करके रिप्लाई करिए, क्या आंसर आएगा। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, शानदार, शानदार बच्चों, शानदार, गजब। राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर क्या है, हम कहेंगे कि इसका भी राइट आंसर सेकंड है। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट। कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए। इंसेक्ट, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। क्या बात है, बच्चों ने माहौल बना दिया। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों। शिवांगी पांडे का आंसर आ गया, जसप्रीत का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। तो फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन बच्चों, अभी हाल आपने पढ़ा कि जो इंसेक्ट होते हैं, इस इंसेक्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ट्रेकियल सिस्टम। क्या प्रेजेंट होगा, ट्रेकियल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। क्या आपकी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो रहा है, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आंसर बताइए अगले क्वेश्चन का। 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, कितने, कौन सा आएगा। क्या बात है, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सिमरन ने आंसर दे दिया है, कनिका ने भी आंसर दे दिया है। एनिमल फॉलोइंग द रेस्पायर, बक्कल कैविटी के द्वारा, हम बात करेंगे कि मॉइस्ट स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा। कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए। क्या बात है बच्चों, माहौल बना दिया आपने, माहौल बना दिया। आप सभी देखो ध्यान से कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, प्रोब। क्या आपकी एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें, यह भी आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक क्रेफिश, प्रॉन, मोलस्क, यूनियो, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गया, हम बात करें क्रेफिश हो गया, प्रॉन हो गया। आंसर बताइए। राइट आंसर कृतिका का, विशाल का, सिमरन, सृजन, वंश, राजपूत। क्या बात है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई यहां पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, गिल्स। क्या होगा, गिल्स होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब मैं आपको ये, आप खुद रिप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा। आज मोस्ट डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस में प्रेजेंट होता है, मोस्ट डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस में प्रेजेंट होगा।
कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, 1 महीना बचा है। मैं आपको एक बात आपको यहां सभी को बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप सब बहुत एनर्जेटिक हो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। पूरी पीडब्ल्यू की टीम आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचा के ही दम लेगी, पूरी पीडब्ल्यू की टीम। और हम काफी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। पीडब्ल्यू विद्यापीठ चैनल पर भी पीवाईक्यू क्वेश्चन का पोस्टमार्टम मैं खुद कराने वाला हूं। आपको काफी मजा आएगा। आप साथ जुड़े रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। तो यहां जो आंसर आएगा बच्चों, वो क्या आएगा? आपने क्या रिप्लाई किया? 1 1 1 सारे बच्चों का, क्या शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर? जिसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, कमेंट करके रिप्लाई करिए। क्या बात है, आग लगा दी बच्चों ने, शाबाश, शानदार बच्चों, शानदार। नो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट नहीं होगा? पूरा नाम लिखिए आंसर के साथ, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, आपने नाम स्टार्ट कर दिया, आंसर देना शुरू कर दिया, अर्थवर्म रहेगा बच्चों। क्या रहेगा? अर्थवर्म। तो भाई ये पूरी एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन और बचे हमारे, 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको भी हम पूरा कर लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम। बताइए आप, ब्रेकियल रेस्पिरेशन किस में होगा? बताइए आप, ब्रेकियल रेस्पिरेशन किस में होगा? किसे बोलेंगे ब्रेकियल रेस्पिरेशन, किसे कहेंगे? अब आप एक सिंपल बच्चों बताएंगे कि क्या ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बना है? क्या ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बना है? बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। मोहित ने, वेदांत ने, सृजन ने, आयुष ने, आयुष पॉल ने, दीपक, मयूर, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो भाई आप सभी जानते हैं कि ब्रेकियल रेस्पिरेशन किसमें, किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, कि भाई क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, आंसर बताइए। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? शिवानी का आंसर आ गया, माही का आंसर आ गया। हम कहेंगे कि भाई क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है स्किन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? स्किन के द्वारा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल यूज्ड टू मॉइस्ट क्यूटिकल फॉर गैसेज एक्सचेंज? तो भाई इसका आंसर मैं बता देता हूं। अब आपकी एनसीईआरटी का पूरा पोस्टमार्टम हो गया है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को पता है। मैं 1 मिनट वाटर ब्रेक कर लेता हूं बच्चों, गला सूख गया है। तो भाई यहां पर आप ध्यान से देखिए कि आपने इस पूरे पैराग्राफ का पोस्टमार्टम कर दिया है। सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। आप एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठिए, पूरे एक एक लाइन का पोस्टमार्टम करने वाले। हैबिट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी सरफेस हो गया, क्या हो गया? बॉडी सरफेस हो गया। हम कहेंगे कि भाई यहां पर क्यूटिकल हो गया। हम कहेंगे कि भाई ट्रेकियल सिस्टम हो गया। क्या हो गया? ट्रेकियल सिस्टम हो गया। हम कहेंगे कि भाई यहां पर गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उसे नाम देंगे ब्रेकियल रेस्पिरेशन। क्या नाम देंगे? ब्रेकियल रेस्पिरेशन। क्या नाम देंगे? ब्रेकियल रेस्पिरेशन नाम देंगे। और जो लंग्स से होता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर जाएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या आंसर जाएगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और हम बात करेंगे कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जो लैंड पर होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो क्वेश्चन करने में आपने काफी धमाल कर दिया है, बहुत शानदार। हम पूरे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है पैराग्राफ के साथ आगे पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। हम बात करेंगे कि भाई एम्फीबियंस। अब आप यहां ध्यान से समझिए कि जो फ्रॉग होता है, इस फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन के द्वारा होगा भाई। हम कहेंगे कि बक्कल कैविटी के द्वारा होगा, या बक्को फेरेंजियल
बक्कल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल दोनों याद रखेंगे। और इसके अलावा किसके द्वारा होगा? लंग्स के द्वारा होगा। अब स्किन से जो रेस्पायरेशन हो रहा है उसे नाम देंगे क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। जो लंग्स से होगा उसे नाम देंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशन। क्या नाम देंगे बच्चों? पल्मोनरी रेस्पायरेशन नाम देंगे। ठीक है, तो यहां आप ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, हमारा ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम का भी पूरा एनसीईआरटी से पोस्टमार्टम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 1 पेयर नॉस्ट्रिल हैं। आप चेक करिए 1 पेयर नॉस्ट्रिल हैं। तो यहां आप सभी जानते हैं कि भाई 1 पेयर नॉस्ट्रिल होते हैं। क्या होते हैं? 1 पेयर नॉस्ट्रिल होंगे। ठीक है, आप ये ध्यान से समझेंगे कि जो नॉस्ट्रिल होता है ये किस में ओपन होगा? नेजल चेंबर में। किस में ओपन होगा? नेजल चेंबर में। तो यहां हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। आप ध्यान से समझिए, आप सब अपनी अपनी नोज का डायग्राम बनाएंगे। आप सब अपनी नोज का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे कि भाई ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। क्या है बच्चा? पार्टी बताएगी हमारी, मनोज सर आर्मी बताएगी कि भाई क्या है ये? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। अब यहां से हम कहेंगे कि ये नेजल चेंबर है। बच्चों हमारी जो नोज होती है, इस नोज में यहां पर एक सेप्टम होता है और इस सेप्टम, इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम। अब आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि नेजल सेप्टम जो होता है इसमें कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है? कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे नेजल सेप्टम में कौन सा कार्टिलेज होता है? नेजल सेप्टम में कार्टिलेज का नेम बताइए। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। शाबाश शाबाश। नेजल सेप्टम में कार्टिलेज का नेम है हाइलिन कार्टिलेज। क्या नेम है? हाइलिन कार्टिलेज है। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिए, एक एक लाइन आपकी क्लियर होने वाली है। एक एक लाइन हम बात करेंगे कि भाई हमारा ये नोज है, इस नोज को 2 पार्ट में नेजल सेप्टम ने डिवाइड किया। नेजल सेप्टम ने डिवाइड करते ही यहां पर क्या बने बच्चों? 2 नेजल चेंबर बने। क्या बने भाई? 2 नेजल चेंबर बने। अब ये जो नेजल चेंबर हैं, बहुत ध्यान से सीखेंगे कि भाई नेजल चेंबर के 3 पार्ट होते हैं। वो थोड़ा थोड़ा याद रखना है, वो थोड़ा थोड़ा, कि भाई यहां ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। जो फर्स्ट पार्ट है इसका नाम है वेस्टिब्यूल। यहां हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। आप अपनी नोज में देखना, वहां हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं। सेकंड पार्ट इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, और वहां एपिथेलियम होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम होगा? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा। हम बात करें जो थर्ड पार्ट है, वहां होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। मान लीजिए घर में कचौरी समोसे बन रहे हैं तो उनका जो खुशबू पता लगेगा वो कौन से पार्ट से पता लगेगा? ऑल्फैक्टरी पार्ट से। किससे पता लगेगा? ऑल्फैक्टरी पार्ट से पता लगेगा। अब बच्चों यहां आपको समझना है कि भाई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया, नेजल चेंबर हो गया। इंटरनल नोस्ट्रिल क्या होते हैं? 1 पेयर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी बक्कल कैविटी है और यहां से ये नोज वाला पार्ट है, तो यहां हम कहेंगे कि भाई इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन होंगे। तो इंटरनल नोस्ट्रिल कहां ओपन होते हैं? फेरिंक्स रीजन में। ये एनसीईआरटी की लाइन है। किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की लाइन है। तो आप बहुत ध्यान से सीखिए कि भाई इंटरनल नोस्ट्रिल कितना होगा? इंटरनल नोस्ट्रिल 1 पेयर होता है बच्चों। कितना होगा? 1 पेयर। ठीक है, तो आप सिंपल वे से ऐसे सीखेंगे कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल किसमें ओपन होंगे? नेजल चेंबर में ओपन होगा। और जो नेजल चेंबर है ये किससे ओपन होगा? इंटरनल नोस्ट्रिल से ओपन होगा। और इंटरनल नोस्ट्रिल है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे कि भाई ये कहां ओपन हो रहा है? फेरिंक्स में ओपन होगा। कहां ओपन होगा? फेरिंक्स में ओपन होगा। तो आप सभी जानते हैं कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल 1 पेयर होता है। कितना होता है? 1 पेयर होता है।
नेजल चेंबर आप जानते हैं कि नेजल चेंबर में अब बच्चों का रिप्लाई आना शुरू हो गया है कि भाई नेजल सेप्टम में हाइलिन हाइलिन कार्टिलेज होता है। क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। एक बार वापस देखेंगे कि जो नेजल चेंबर है, ईच नेजल चेंबर हैज 3 पार्ट। पहला वेस्टिब्यूल, सेकंड रेस्पिरेटरी और थर्ड पार्ट का नाम है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो वेस्टिब्यूल में हेयर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट में सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगा। क्या होगा? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो बच्चों उसमें क्या हो, वहां पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, वह स्मेल को इनटेक करने में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? स्मेल को इनटेक करने में हेल्प करेगी। अब यहां हम एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं। ये बच्चों देखो, आप बड़े ध्यान से समझिए कि हमारी एनसीईआरटी वापस आ गई है और यहां हम कहेंगे कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल 1 पेयर होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल 1 पेयर होंगे। आपसे पूछा जाए कहां प्रेजेंट होते हैं, तो वही अपर लिप पर प्रेजेंट होंगे। कहां प्रेजेंट होते हैं? अपर लिप के ऊपर होंगे। हम कहेंगे कि ये किस में ओपन होंगे? नेजल चेंबर में ओपन होंगे। किस में ओपन होंगे? नेजल चेंबर में। और नेजल चेंबर किस में ओपन होगा? फेरिंग्स में ओपन होगा। किस में ओपन होगा बच्चों? फेरिंग्स। अब यहां ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि फेरिंग्स इज कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स इज कॉमन पाथ। ठीक है, हम बात करेंगे कि पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि वह फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पोर्शन होता है। क्या होता है? कॉमन पोर्शन होता है। बच्चों के रिप्लाई आना पुराने बहुत बढ़िया, तो शानदार, हाईलिन, वेरी गुड। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि यहां पर हम कहेंगे कि फेरिंग्स जो होता है कॉमन पाथ होता है। किस किस के लिए? हम कहेंगे एयर के लिए, फूड के लिए। अच्छा, जो फेरिंग्स होता है ये किस में ओपन होगा? हम कहेंगे कि भाई लैरिंग्स में ओपन होगा। अच्छा, लैरिंग्स किस में ओपन होगा? ट्रेकिया में ओपन होगा। किस में ओपन होगा? ट्रेकिया में। आपको यह ध्यान रखना है कि जो लैरिंग्स होता है वह कार्टिलेज बॉक्स से मिलकर बना होता है। कार्टिलेज की बॉक्स होती है। अब आप कमेंट करके रिप्लाई करिए कि हमारे लैरिंग्स में कार्टिलेज का टोटल नंबर कितना होता है। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई बड़े ध्यान से समझिए कि यहां पर हम कहेंगे कि कार्टिलेज बॉक्स होता है और इस कार्टिलेज बॉक्स में कार्टिलेज का नंबर कितना होता है? 9 होता है। लेकिन एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल नहीं है तो हम उसको फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कार्टिलेज बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा बताइए? साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इसलिए हम इसे यहां एक और नाम दे सकते हैं, साउंड बॉक्स नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? साउंड बॉक्स नाम दे सकते हैं। तो आप सिंपल ये याद रखिए कि भाई लैरिंग्स किस में ओपन होता है? ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया में ध्यान से समझिए आप, हम वापस ऊपर आते हैं बच्चों। ये कंप्लीट हो गया कि भाई जो फेरिंग्स होता है ये फेरिंग्स किस में ओपन होगा? हम कहेंगे कि भाई लैरिंग्स में ओपन होगा। किस में ओपन होगा? लैरिंग्स में। अच्छा, आपको यह ध्यान रखना है कि जो लैरिंग्स किस में ओपन होगा? ओपन इन द ट्रेकिया। अब यहां ट्रेकिया पर एक क्वेश्चन बनता है जो आप सभी को अच्छी तरह से लर्न करना है। ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया में 2 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं ट्रेकिया में। आप कमेंट करके इसकी लेंथ का रिप्लाई करेंगे कि ट्रेकिया का लेंथ कितना होता है। लेंथ ऑफ ट्रेकिया रिप्लाई करिए आप कमेंट करके। लेंथ ऑफ ट्रेकिया, लेंथ ऑफ ट्रेकिया। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है। लेंथ ऑफ ट्रेकिया का रिप्लाई नहीं आया है। मोहित का आंसर आ गया है, अंशुमान का आंसर आ गया है। तो भाई इसका जो लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे आप। जो ये ट्रेकिया होता है इसे हम एक और नाम देंगे, इसे विंड पाइप भी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? विंड पाइप। और आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई इसमें शी शेप कार्टिलेज रिंग होती है। शी शेप कार्टिलेज रिंग होगा। अब कार्टिलेज रिंग होता है ये किसका बना होगा? तो आप सब जानते हैं कि भाई ये किसका बना होगा?
हाइलिन कार्टिलेज का बना होगा। किसका बना होगा? हाइलिन कार्टिलेज का बना होगा। किसका बना होगा? हाइलिन कार्टिलेज का बना होगा। तो भाई सी शेप कार्टिलेज रिंग होता है, इसको यहां पर इस तरह से करिए आप। इसका मतलब ये ध्यान से देखो आप, ये हमारा बैक साइड क्या है? डोर्सल साइड है, और ये हमारा कौन सा साइड है? वेंट्रल साइड है। कौन सा साइड है? वेंट्रल साइड है। तो भाई ये ऐसे कर लीजिए आप, इसका मतलब ये डोर्सल साइड ओपन होते हैं सी शेप कार्टिलेज, और वेंट्रल साइड कैसे होंगे? क्लोज। वेंट्रल साइड क्या होंगे? क्लोज। तो दो क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। एक तो लेंथ कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। हम कहेंगे कि सी शेप कार्टिलेज रिंग होता है। इनका नंबर कितना होगा सी शेप कार्टिलेज का? तो आप याद रखेंगे 16 से 20 इनका नंबर होता है। सी शेप कार्टिलेज रिंग का नंबर कितना होगा? 16 से 20 होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि ट्रेकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। ये किस वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है? कमेंट करके रिप्लाई करिए आप। 1 2 3 4 5। तो ये 5 थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है। कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए। क्या बात है, सी शेप। वेदांत का आंसर आ गया, और विक्रम का भी आंसर आ गया, नितिन सिंह का भी, जसप्रीत का भी आंसर आ गया, वंश का भी आंसर आ गया है, मोहित का भी आंसर आ गया है। क्या बात है, आकाश का, विराट का, साक्षी का, पलक का, सबका। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, शानदार। तो भाई आप ध्यान से समझेंगे कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये ट्रेकिया टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। अब बहुत ध्यान से समझिए, हम यहां एनसीईआरटी की लाइन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपने देखा कि भाई ट्रेकिया लॉन्ग एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आपने देखा कि भाई इसे हम विंड पाइप कहेंगे। आपने देखा कि इसका लेंथ कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना होगा बच्चों? 10 से 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितना होगा? 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। शाबाश, ग्रेट। और जो ट्रेकिया होता है ये यहां पर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर जाकर डिवाइड होगा टू ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे कि ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, और ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है। बहुत ध्यान से समझेंगे, ब्रोंकस क्या है? सिंगुलर वर्ड। अब आपको यहां बहुत सिंपल वे से एनसीईआरटी की लाइन समझना है कि भाई इस तरह से ये ट्रेकिया निकला, फिर ये ट्रेकिया हम कहेंगे कि भाई ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर इस तरह से टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। किस में डिवाइड हो गया? टर्शरी ब्रोंकाई में। तो यहां हम कहेंगे कि एक पूरा कंप्लीट ट्रेकियल सिस्टम बनता है, यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती है। कैसे स्ट्रक्चर बनेगी? ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। उसे नाम देते हैं ब्रोंकियोल ट्री। क्या नाम देते हैं? ब्रोंकियोल ट्री नाम देंगे। और आप सभी जानते हैं कि भाई यहां पर जो ट्रेकिया का डिवीजन होता है, ये ट्रेकिया का डिवीजन कहां पर होगा? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर होगा। कहां पर होगा? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में। अब मैं आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ट्रेकिया में कौन सा एपिथेलियम होता है? विच एपिथेलियम प्रेजेंट इन ट्रेकिया? विच एपिथेलियम प्रेजेंट इन ट्रेकिया? आंसर नहीं आया। ट्रेकिया में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? ट्रेकिया में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा? मोहित का आंसर आ गया, सूडो स्ट्रेटिफाइड। ग्रेट, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो बच्चों बहुत ध्यान से आप समझिए। आप वापस एक बार हम एनसीईआरटी में चलते हैं, एनसीईआरटी का भी पूरा साथ साथ पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए कि आपने साउंड बॉक्स पढ़ लिया, आपने यहां लेरिंग्स पढ़ लिया। अब इस लेरिंग्स पर क्या होता है? एक फ्लैप होता है। ठीक है, हम बात करें लेरिंग्स पर एक फ्लैप होता है, इसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है? एपिग्लोटिस। अब आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे एपिग्लोटिस
किस कार्टिलेज का बना होता है? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। एपिग्लोटिस, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। एपिग्लोटिस में कौन सा कार्टिलेज होता है? चलो मैं बता देता हूं बच्चों, आपको नहीं आया। इसमें होगा इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होगा? इलास्टिक कार्टिलेज होगा। कौन सा कार्टिलेज होगा? इलास्टिक कार्टिलेज होगा। तो भाई यहां लेरिंग्स के ऊपर क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है। जब फूड हम इंटेक करते हैं तो वह लेरिंग्स के ग्लोटिस को बंद करेगा। किसे बंद करेगा? लेरिंग्स के ग्लोटिस को। इसके बाद आप ध्यान से समझिए कि जो ट्रेकिया होता है ये फिफ्थ थोरेसिक, देखो एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी की लाइन का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है, आप ध्यान से समझो। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा दो ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि रिपीटेटिव डिवीजन होते हैं। प्राइमरी से क्या बनेगा भाई? सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेंगे? ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ब्रोंक्यूल्स। और लास्ट में हम कहेंगे कि भाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल बन गया, मतलब ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, और लास्ट में हम कहेंगे कि भाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल बन गया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कार्टिलेज रिंग होता है, सी शेप कार्टिलेज रिंग, वो कहां तक प्रेजेंट होता है? कहां तक प्रेजेंट होता है? तो आप ध्यान से देखो, ट्रेकिया में प्रेजेंट होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? इनिशियल ब्रोंक्यूल में इनकंप्लीट कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इनकंप्लीट कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होगा। यस और नो? क्या बात है। तो ये आपका ये रिप्लाई आ गया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है बच्चों, आज फर्स्ट डे है, 2 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे, 2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। हम बात करेंगे कि भाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे डिवाइड होगा। अब हम बात करें यहां पर लंग्स की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं, ये लंग्स थोरेसिक रीजन में होते हैं। कहां पर होते हैं? थोरेसिक रीजन में होते हैं। हम यहां लंग्स की बात करें तो एक राइट लंग्स होता है बच्चों। क्या होता है? एक राइट लंग्स होगा, ये हमारा राइट लंग्स है। और यहां पर ये हमारा क्या है? लेफ्ट लंग्स है। क्या है भाई? लेफ्ट लंग्स है। और इस राइट लंग्स में कितने लोब होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। लोब्स में क्या होंगे? एयर सेक होंगे। और एयर सेक में क्या होगा? एल्वियोलाइज होगा। क्या होगा? एल्वियोलाइज होगा। जो लेफ्ट लंग्स है इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे। अब आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि हमारे दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसका क्या नेम है? स्पेस प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, उसका क्या नेम है? कमेंट करके आप रिप्लाई करेंगे। इसके बाद हम बात करें यहां पर कि भाई आपने लंग्स पढ़ा, लंग्स में आपने 5 लोब्स पढ़े। लोब्स में आप क्या होंगे भाई? एयर सेक होंगे। और एयर सेक में क्या होगी? एल्वियोलाइज। अब यहां ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्वलाइज में विच एपिथेलियम प्रेजेंट इन एल्वलाइज। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, विच एपिथेलियम प्रेजेंट इन एल्वलाइज। एल्वलाइज, विच एपिथेलियम प्रेजेंट इन एल्वलाइज। एल्वलाइज में जो एपिथेलियम होता है, आप चेक करिएगा अपना आंसर, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो बहुत ध्यान से सीखिए कि यहां पर जो एल्वलाइज होती है, इस एल्वलाइज में क्या प्रेजेंट होगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। आप ये कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि हमारी दोनों लंग्स में टोटल एल्वलाइज का नंबर कितना है? टोटल एल्वलाइज, टोटल एल्वलाइज का नंबर कितना है? टोटल एल्वलाइज का नंबर कितना है? कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके रिप्लाई करिए। टोटल एल्वलाइज का नंबर कितना है?
विक्रम विश्वास का आंसर आ गया है, सलोनी का आंसर आ गया है, सृजन का आंसर आ गया है, शाहनवाज का आंसर आ गया है, वंश, आशीष का आंसर आ गया है, साक्षी का भी आंसर आ गया है, रानी का आंसर आ गया है, अक्षय का आंसर आ गया है। गजब, क्या बात है बच्चों। 300 मिलियन, 300 मिलियन एल्वलाइज प्रेजेंट होती है इन बोथ लंग्स, और हमारे दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस का नाम होता है मीडियास्टिनल स्पेस। क्या नेम होगा बच्चों? मीडियास्टिनल स्पेस। तो यहां पर जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस का नेम होता है मीडियास्टिनल, मीडियास्टिनल स्पेस होगा। क्या होगा बच्चों? मीडियास्टिनल स्पेस होगा। ठीक है, मीडियास्टिनल स्पेस होगा। अब यहां ये तो हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए, एक्सटर्नल नोस्टिल नेजल चेंबर में, इंटरनल नोस्टिल, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकर, ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद वो लास्ट में एयर सेक में जाएगा। फिर एयर सेक में क्या होता है? एल्वलाइज होता है। क्या होता है? एल्वलाइज होता है। और जो एल्वलाइज होता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी एल्वलाइज में सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम होता है। क्या होता है? सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम होगा। अब जो सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम होता है, ये क्या फायदा है? क्योंकि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। देखो, सारे बच्चों के रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए हैं, सारे बच्चों का रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है कि भाई 300 मिलियन होता है। हम कहेंगे कि भाई दोनों लंग्स में एल्वलाइज का नंबर 300 मिलियन होता है। अब आप एक बहुत शानदार और पढ़ेंगे कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, रेस्पिरेटरी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब बच्चों, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम यहां पर ए पॉइंट बात करते हैं डायाफ्राम। किसकी बात करेंगे? डायाफ्राम की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो डायाफ्राम होता है नॉर्मल कंडीशन में कैसा होगा? नॉर्मल कंडीशन में कैसा होगा? कमेंट करके रिप्लाई करिए। नॉर्मल कंडीशन में कैसा होगा? डोम शेप होगा। जो डायाफ्राम होता है ये हमारे थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होता है। आप एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आप ध्यान से देखिए कि यहां पर ये क्या बना हुआ है? ये डायाफ्राम बना हुआ है। ठीक है, यहां एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे बच्चों कि जो हमारा ये लंग्स होता है, इस लंग्स पे मेम्ब्रेन होती है, उनको नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। एक दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर की तरफ पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा इनर साइड होगी, और उन दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट होगी। ये एनसीईआरटी भी बता रही है, और उस कैविटी का नाम है प्लूरल कैविटी। क्या नाम है? प्लूरल कैविटी। और उसमें जो फ्लूइड भरा होगा, उस फ्लूइड का क्या नाम है? प्लूरल फ्लूइड नाम है। क्या नाम है? प्लूरल फ्लूइड। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि लंग्स पर एक लेयर प्रेजेंट होती है, पेराइटल लेयर, वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। बाहर की तरफ पेराइटल प्लूरा और इनर साइड विसरल प्लूरा, दोनों के बीच में कैविटी होती है जिसे हम नाम देंगे प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी में क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा होगा। अब जो प्लूरल फ्लूइड भरा होगा, ये क्या करता है? फ्रिक्शन से बचाने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फ्रिक्शन से बचाने में हेल्प करता है। तो बच्चों, यहां पर आप कंप्लीट पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अब हम आते हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। तो आपने डायाफ्राम पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिब्स। आप सभी जानते हैं कि जो रिब्स होता है ह्यूमन में कितना होगा? 12 पेयर होता है। हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे ट्रू रिब्स का कितना नंबर होता है। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि ट्रू रिब्स कितना पेयर होगा। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे ट्रू रिब्स, नंबर ऑफ ट्रू रिब्स। निकिता पटेल ने बड़ा शानदार मैसेज किया बच्चों।
1 to 7 पेयर, 1 to 7 पेयर कैसे होंगे? ट्रू रिप्स होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई 1 to 7 पेयर, 8 9 10, 8 9 10 पेयर क्या होगा? फॉल्स होगा। और हम कहेंगे कि जो 11 12 है ये क्या होगा? फ्लोटिंग होगा। तो भाई डायाफ्राम कंप्लीट, रिब्स कंप्लीट। अब रिब्स के बीच में क्या होता है बच्चों? इंटरकोस्टल मसल्स होती है। लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है आईसीएम, इंटर कोस्टल मसल्स। बच्चों यहां पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है उनका जितना रिब्स है उससे 1 पेयर कम होगा। यानी इनका नंबर यहां कितना होगा? 11 पेयर। कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि भाई आईसीएम का नंबर कितना है। और आईसीएम के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एक्सटर्नल आईसीएम और सेकंड इंटरनल आईसीएम, इंटरनल आईसीएम। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि भाई इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये हमारी रिब्स है और इन रिब्स के बीच में मसल्स होगी आईसीएम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर आपको कितना 4 विजिबल है और यहां कितना 1 पेयर कम होगा, 3 होगा। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा 12 पेयर रिब्स है उसमें आईसीएम का नंबर कितना होगा? आईसीएम का नंबर कितना होगा? आईसीएम का नंबर कितना होगा? 11 पेयर, 11 पेयर। कृतिका ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, एक्सटर्नल इंटरनल आईसीएम। बहुत शानदार। और मोहित ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है कि जो एक्सटर्नल आईसीएम है ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हेल्प करता है, जो आप अभी 2 मिनट के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों आज के इस लेक्चर के लिए मैंने 2 इसीलिए स्लॉट लिए थे कि भाई हम आपको सारी चीजें, क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस कर सकें और पूरी मतलब पोस्टमार्टम कर सकें। हम बात करें कि भाई ये हमारे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद यहां पर ध्यान से देखो कि भाई जो रेस्पिरेशन है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो आप सभी ने ध्यान से सीखा कि भाई ब्रीदिंग एक्सचेंज होगा। ये सारे टॉपिक आप स्टडी करने वाले हैं और ये एनसीईआरटी का पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। आप स्टडी करिएगा, ये एनसीईआरटी में लंग्स के बारे में हो गया। आप ध्यान से देखो प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में हो गया। आप ध्यान से देखिए कि हम यहां बात करें एल्वलाइज के बारे में हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ एल्वलाइज में कैसे होगा? डिफ्यूजन के द्वारा होगा, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने ब्रेकियल नेटवर्क, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाइज, ठीक है, ये भी कंप्लीट पढ़ लिया। डबल लेयर होती है उसे प्लूरा कहेंगे, ये भी आप पढ़ लिया। प्लूरल कैविटी में कौन सा फ्लूइड भरा होगा? प्लूरल फ्लूइड भरा होगा, ये भी आपने पढ़ लिया। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है कि इट रिड्यूस फ्रिक्शन लंग सरफेस। ये लंग सरफेस पर फ्रिक्शन कम करता है। क्या करेगा? फ्रिक्शन कम करेगा। ठीक है, तो भाई कंप्लीट पूरा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान से आप पूरा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक एयर पहुंचा दिया आपने। उसे हम नाम देंगे कंडक्टिंग पाथ। तो आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि कंडक्टिंग पाथ किसे कहते हैं। एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम हो रहा है, कंडक्टिंग पाथ किसे कहेंगे? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। बच्चे बोल रहे हैं बायोमोलिक्यूल भी आप करा देना, रेस्पायर डाइजेशन भी आप करा देना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो हम यहां पर ध्यान से देखेंगे कि भाई जो कंडक्टिंग पार्ट है, ये कंडक्टिंग पार्ट किससे मिलकर बना है? कंडक्टिंग पार्ट मिलकर बना है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल तक का जो पूरा पार्ट है, इसे कंडक्टिंग पार्ट कहेंगे। इसकी खास बात होती है कि यहां पर गैसेज एक्सचेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गैसेज एक्सचेंज नहीं होता है। यहां एक एयर प्रेजेंट होगी, उसको नाम देंगे डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या नाम देंगे? डेड स्पेस वॉल्यूम। और उसका जो वैल्यू होता है 150 ml होता है। ये आप अभी 10 मिनट के बाद पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई नेक्स्ट जो एल्वलाइज है, और एल्वलाइज से लेकर हम बात करेंगे कि भाई डक्ट हो गया,
लंग्स वाला पार्ट हो गया, तो इसमें कौन सा रेस्पायरेशन होगा, तो आप याद रखेंगे कि भाई इसमें हम इसको नाम दे सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या रेस्पायरेटरी पार्ट नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? रेस्पायरेटरी पार्ट नाम दे सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जो एल्वलाइज में होगा वो किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा होगा। ये आप एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ चुके कि भाई हमारा जो थोरेसिक चेंबर होता है, ठीक है भाई, हमारे थोरेसिक चेंबर में यहां पर स्टर्नम है और यहां वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। साइड में क्या है बच्चों? रिब्स है। तो एक पूरा चेंबर बन गया, ठीक है। आप इस तरह से बनाइए, ये जो पेन है ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और आगे मैंने ये स्टर्नम और ये मेरी रिब्स है, फिंगर क्या है? रिब्स। तो ये पूरा एक चेंबर बन गया, इसको नाम देंगे थोरेसिक चेंबर। अब इस थोरेसिक चेंबर में आपको याद रखना है कि भाई डोर्सल साइड क्या है, तो आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम पर हाथ लगाइए, ये डोर्सल साइड। तो भाई डोर्सल साइड बात क्लियर हो गई, वर्टिब्रल कॉलम हो गया। वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड क्या होता है? स्टर्नम होगा। वेंट्रल साइड, इसको एक और नाम देते हैं, स्टर्नम का एक और नाम है टाइबोन, इसे एक और नाम देते हैं ब्रेस्ट बोन। क्या नाम देते हैं? ब्रेस्ट बोन। एक और नाम देंगे ब्रेस्ट बोन, टाइबोन। तो भाई स्टर्नम हो गया। और लेटरल साइड क्या होता है? रिब्स होगा। क्या होगा भाई? रिब्स। लेटरल साइड क्या होगा? रिब्स होगा। और हम कहेंगे कि भाई लोअर साइड क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन रिप्लाई करेंगे कि मेमल्स के अलावा डायफ्राम किस एनिमल में प्रेजेंट होता है? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। मेमल्स के अलावा डायाफ्राम किस में प्रेजेंट होगा? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। मेमल्स के अलावा डायाफ्राम किस में प्रेजेंट होता है? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे, कमेंट करके। किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। कंगारू में नहीं होता है। मैमल्स के अलावा ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनमें डायाफ्राम प्रेजेंट होगा? एलिफेंट में भी नहीं होता है, एलिफेंट में भी नहीं होगा। चलो मैं आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। क्या आंसर है बच्चों? क्रोकोडाइल। तो मैमल्स के अलावा जो डायाफ्राम होता है वो क्रोकोडाइल में होता है। दोनों में एक डिफरेंस है, हमारा जो डायाफ्राम होता है वो मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? मसल का। और क्रोकोडाइल का डायाफ्राम मेम्ब्रेन का बना होता है। किसका बना होता है? मेम्ब्रेन। क्रोकोडाइल का विशेष ध्यान रखना, काफी सारे इसमें एक्सेप्शन है, काफी सारे एक्सेप्शन है। अब हम बात करें बच्चों, अगले टॉपिक पर आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम बात करेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स। आप इस तरह से ऐसे करिए तो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, फिर बाहर निकालिए, आप अंदर लीजिए। तो जब आप अंदर ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो हम उसे क्या नाम देंगे? इंस्पायरेशन। क्या नाम देंगे? इंस्पायरेशन। जब आप CO2 को बाहर निकाल रहे हैं तो उसे क्या नाम देंगे? एक्सपायरेशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एक्सपायरेशन नाम देंगे। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ब्रीदिंग जो होता है, वन ब्रीदिंग, बहुत ध्यान से समझिए, वन ब्रीदिंग में कितना टाइम लगेगा? कमेंट करके रिप्लाई करिए। वन ब्रीदिंग टाइमिंग कितना लगेगा? कमेंट करके रिप्लाई करिए। वन ब्रीदिंग में कितना टाइम लगेगा? कमेंट करके रिप्लाई करिए, कमेंट करके। वन ब्रीदिंग में कितना टाइम लगेगा? साहिल का आंसर राइट आंसर, साहिल का आंसर। रवि कुमार का आंसर आ गया 5 सेकेंड। कितना लगेगा? 5 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? 5 सेकेंड लगेगा। अब हम कहेंगे कि भाई आपसे पूछ लिया जाए इंस्पायरेशन में कितना समय लगता है, तो आप याद रखेंगे 2 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड। और आपसे पूछा जाए एक्सपायरेशन में कितना टाइम लगेगा, तो बताएंगे 0.3 सेकेंड। कितना लगेगा? 0.3 सेकेंड। तो वन ब्रीदिंग टाइम में 5 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में, 1 मिनट में, यहां एनसीईआरटी ने भी दिया होगा, आप ध्यान से देखो, 1 मिनट में
कितना ब्रीदिंग होगा? 12 to 16 ब्रीदिंग रेट। तो एक मिनट में ब्रीदिंग रेट कितना है? कमेंट करके रिप्लाई करिए। एक मिनट में सोनिका का आंसर सही आया। बहुत बढ़िया, सृजन का आंसर। तो 1 मिनट में जो ब्रीदिंग रेट होगा 12 to 16 होगा। कितना होगा? 12 to 16। तो 1 ब्रीदिंग टाइम, एक ब्रीदिंग में हम कहेंगे 5 सेकेंड। तो भाई एक मिनट में कितना होगा? 12 to 16। एनसीईआरटी का लाइन है, हर लाइन का पोस्टमार्टम करना है, हर लाइन का पोस्टमार्टम। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट आप पढ़ चुके हो। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंस्पायरेशन है, हम कहेंगे कि भाई यहां इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेयर। ये ऑलवेज कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बच्चों, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे कि हमारे लंग्स के अंदर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा वह हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। आप ये नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पीवाईक्यू भी सोल्व कराऊंगा मैं अगले टर्न पर। आज आपका 50% चैप्टर हो जाएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई जब एक्सपायरेशन होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। एक्सपायरेशन के समय इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां इस प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से सीखिए। इस प्रोसेस को समझने के लिए एक सिंपल सा मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि भाई इंस्पायरेशन जब होगा तो उसमें क्या क्या चेंज होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आप याद रखेंगे कि इंस्पायरेशन के समय डायाफ्राम की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है सबसे पहले। एनसीईआरटी की लाइन है कि भाई जैसे ही इंस्पायरेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इनिशिएट कहां से होगा? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इनिशिएट कहां से होगा? डायाफ्राम की मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने से डायाफ्राम कैसा बनेगा भाई? फ्लैट बनेगा। कैसा बनेगा? फ्लैट बनेगा। आप इस तरह से ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डायाफ्राम लोअर साइड जाएगा। कैसे जाएगा? लोअर साइड। क्वेश्चन बनेगा तो हम कहेंगे कि डायाफ्राम की मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायाफ्राम लोअर साइड जाएगा। ये अगर लोअर साइड जाता है तो भाई थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम किस साइड बढ़ेगा? एंटीरियर पोस्टीरियर साइड। किस साइड बढ़ेगा? एंटीरियर पोस्टीरियर साइड। यहां इंस्पायरेशन में एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारे डोर्सल साइड क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। हमारे यहां क्या होता है? स्टर्नम। हमारे यहां क्या होता है? रिब्स। क्या होता है? रिब्स होता है। और यहां ये नेक हो गया और इधर लोअर साइड क्या होगा? डायाफ्राम। तो ये सब मिलकर एक चेंबर बना रहे हैं, उसका नाम है थोरेसिक चेंबर। क्या नाम है? थोरेसिक चेंबर। अब हम कहेंगे कि भाई जैसे थोरेसिक चेंबर के अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है, थोरेसिक, हम कहेंगे कि भाई ये थोरेसिक चेंबर हो गया। इस थोरेसिक चेंबर में क्या प्रेजेंट होगा भाई? आप सभी जानते हैं थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? थोरेसिक कैविटी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? थोरेसिक कैविटी। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायाफ्राम हम कहेंगे कि भाई डोम शेप से कैसा होगा? फ्लैट होगा। इसका मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड क्या बढ़ेगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर साइड काफी इंपॉर्टेंट है। इधर साथ में पढ़िए कि भाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल आईसीएम, यहां हम कहेंगे एक्सटर्नल आईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो ऐसे हाथ रखिए, आप हाथ रखिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। ठीक है, अभी आप टाइडल वॉल्यूम वगैरह पढ़ेंगे, काफी मजा आएगा आपको। ठीक है, तो हम कहेंगे रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटसाइड आ गए, यानी कि जो हमारा ये थोरेसिक चेंबर ऐसे हो जाएगा। दो तरह चेंज हो रहा है, एक तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। वो किसकी वजह से होगा? डायाफ्राम से। तो आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि एंटीरियर पोस्टीरियर साइड जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो किस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बढ़ रहा है? किस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बढ़ रहा है? किस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बढ़ रहा है बच्चों?
बच्चे बोल रहे हैं ये सर भी बहुत मस्त पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। तो बहुत ध्यान से सुनिए कि भाई डायाफ्राम की मसल में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, हम कहेंगे कि भाई डायाफ्राम फ्लैट डोम शेप से कैसा हुआ, फ्लैट। हम कहेंगे कि भाई थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे बढ़ा, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड, कमेंट करके रिप्लाई करिए, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड, कमेंट करके रिप्लाई करिए। अरे भाई मैंने बता दिया कि भाई डायाफ्राम डोम शेप से फ्लैट होगा तो किधर, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड। ये हमारी एंटीरियर साइड है, नीचे पोस्टीरियर साइड है। ये हमारा पीछे वाला पार्ट कौन सा है, डोर्सल, और ये वाला कौन सा है, वेंट्रल। तो यहां बहुत अच्छा पीवाईक्यू क्वेश्चन बना हुआ है जो आप अगले टर्न पे सोल्व करेंगे कि भाई कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल फाइबर, डायाफ्राम बिकम फ्लैट और लोअर डाउन, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंटीरियर पोस्टीरियर साइड। हम कहेंगे कि भाई एक्सटर्नल आईसीएम, आप ये याद रखेंगे कि नॉर्मल ब्रीदिंग में आपको एक ही जगह फोकस करना है, एक्सटर्नल आईसीएम में। किस पे फोकस करना है, एक्सटर्नल आईसीएम में। तो भाई रिब्स हमारी बाहर आ गई, स्टर्नम बाहर आ गया, ऐसे करके देख लीजिए आप। तो जैसे ही भाई हम कहेंगे कि थोरेसिक कैविटी का डोर्सो वेंट्रल साइड वॉल्यूम बढ़ा, तो आपको याद रखना है कि भाई पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। जब पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि उसमें क्या डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्या डिक्रीज हो गया भाई, प्रेशर डिक्रीज हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये किससे ज्यादा कम, मतलब हम कहेंगे एटमॉस्फेयर से कम हो गया। जैसे ही कम हुआ बाहर से एयर अंदर आ गई, अंदर आते ही क्या हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। और इसका जस्ट उल्टा कर लीजिए आप। जस्ट उल्टा कैसे करेंगे कि भाई एक्सटर्नल जो सबसे पहले डायाफ्राम में रिलैक्स हुआ, डायाफ्राम में रिलैक्स होते हैं, डायाफ्राम प्लेट से कैसा हो गया, डोम शेप, प्लेट से कैसा होगा, डोम शेप। डोम शेप होते ही क्या होगा कि वापस हम कहेंगे कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर साइड डिक्रीज होगा। बिल्कुल उल्टा कर दो आप, बिल्कुल उल्टा। हम कहेंगे एक्सटर्नल आईसीएम में क्या होगा, रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स हुआ तो ये स्टर्नम रिब्स अपनी जगह चली गई। जैसे अपनी जगह जाएगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कौन सी साइड, डोर्सो वेंट्रल साइड। बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जाकिर खान का मैसेज आया है कि ये सीरीज डेली चलनी चाहिए भाई, मंडे से फ्राइडे रहेगी बच्चों, मंडे से फ्राइडे। इसके अलावा जो पीडब्ल्यू विद्यापीठ चैनल है उस पर लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम होगा, वो मैं ही कराऊंगा बच्चों, इसलिए आप उस पर भी जरूर देखिएगा, ठीक है, पीडब्ल्यू विद्यापीठ चैनल पर। अब हम बात करेंगे कि यहां पर जैसे ये उल्टा हुआ तो हम कहेंगे कि भाई पल्मोनरी कैविटी जो है उसका हम कहेंगे कि वहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो किस पे प्रेशर पड़ेगा, लंग्स पे। जब लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो CO2 बाहर आ गई। कहां आ गई, CO2 बाहर आ गई, ठीक है। तो आप एक बार और समझेंगे 1 मिनट के अंदर, ठीक है। हम कहेंगे कि इंस्पायरेशन पूरा क्लियर है, एक्सपायरेशन में उल्टा कर दो। कैसे उल्टा करोगे कि भाई डायाफ्राम में रिलैक्स करो, डायाफ्राम में रिलैक्स करो। जैसे रिलैक्स करेगा डायाफ्राम वापस प्लेट से कैसा हो जाएगा, डोम शेप। कैसा हो जाएगा, डोम शेप। डोम शेप होते ही एंटीरियर पोस्टीरियर साइड थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम कहेंगे कि एक्सटर्नल आईसीएम में क्या हुआ, उल्टा कर लो, रिलैक्स हुआ। तो हम कहेंगे कि भाई स्टर्नम रिब्स अपनी जगह पर आ गए। जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज होते किस पे प्रेशर आएगा, लंग्स पर। किस पर प्रेशर आएगा, लंग्स पर, और CO2 बाहर आ जाएगी। वेदांत ने कहा है कि बहुत शानदार पोस्टमार्टम कर दिया सर ने, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। ललित पटेल ने भी बहुत जोरदार। अब एक बहुत जोरदार टॉपिक जो आप कभी नहीं भूलेंगे, अगला टॉपिक ध्यान से पढ़िए। यहां पर मैं आपको एक बार इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस, भाई ये इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है और ये पैसिव प्रोसेस है, पैसिव। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंस्पायरेशन एक्टिव क्यों है, जहां मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होगी, एक्सपायरेशन में मसल में रिलैक्स होगा वो पैसिव होगी।
इंस्पायरेशन में कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड। एक्सपायरेशन में कितना सेकंड लगेगा? 3 सेकंड। हम कहेंगे कि यहां डायाफ्राम 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 में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां डायाफ्राम में क्या होगा? रिलैक्स होगा। क्या होगा भाई? रिलैक्स। हम कहेंगे कि यहां डायाफ्राम डोम शेप से कैसा होगा? फ्लैट होगा। कैसा होगा? फ्लैट। और यहां कैसा होगा? फ्लैट से डोम शेप। आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल आईसीएम में क्या चेंज होता है। एक्सटर्नल आईसीएम में क्या होगा? कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल आईसीएम में क्या होगा? एक्सटर्नल आईसीएम में क्या होगा? एक्सटर्नल आईसीएम। जितेंद्र चोरसिया बेटा थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। आग लगा दी आपने। तो भाई हम कहेंगे कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, आप पूरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं एक बहुत जबरदस्त टॉपिक जो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप बहुत शांत ध्यान से पढ़िए इसको। हम बात करें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। 5 मिनट में मैं सारे बच्चों को याद करा दूंगा। शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, शानदार। तो भाई रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो हमारे यहां एयर प्रेजेंट है उससे किससे मेजर करेंगे? स्पाइरोमीटर से। किससे मेजर करेंगे? स्पाइरोमीटर से। हमारे दोनों लंग्स की जो कैपेसिटी है वह कितनी है? 6000 से 8000 ml, मतलब 6 लीटर से 8 लीटर। भाई कितनी है? 6 लीटर से 8 लीटर। अब आपको ये सारा टॉपिक बहुत कम समय में याद होने वाला है, बहुत कम समय में याद होने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिए। हम बात करेंगे कि भाई वॉल्यूम क्या है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में जो एयर होगा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टीवी। क्या कैलकुलेट करेंगे? टीवी का मतलब क्या है? टाइडल वॉल्यूम। अब आप सब मेरे साथ ऐसे करिए सब, मजा आएगा आपको। नॉर्मल ऑक्सीजन अंदर ले जाओ, नॉर्मल बाहर छोड़ो, नॉर्मल अंदर ले जाओ, नॉर्मल बाहर। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में जो एयर गई उसका नाम है टाइडल वॉल्यूम, और इसका वैल्यू कितना होगा? 500 ml। तो आप बताइए मैं कितनी ऑक्सीजन ले रहा हूं? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल में। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में जो एयर है उसका वैल्यू कितना होगा? 500। बहुत शानदार। ठीक है, अब ध्यान से देखो। सेकंड हम बात करें आईआरवी। बहुत ध्यान से सुनिए। फोर्सफुली इंस्पायरेशन, ऐसे करिए। फोर्सफुली इंस्पायरेशन एक्सेप्ट टीवी, यानी 500 के अलावा आप कितनी अंदर ले जा सकते हो भाई? 3000। कितनी ले जा सकते हैं? 3000। तो भाई 3000 ml अप्रोक्सीमेट। भाई एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम भी कर लो, ये यहां पर। अभी आप कैलकुलेशन के लिए 3000 याद रखेंगे। तो एक बार और समझेंगे आप। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी आपको 2 से 3 मिनट में याद होने वाला है हर बच्चे को। आप सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो एयर गई उसके अमाउंट को नाम देंगे टाइडल वॉल्यूम। इसका वैल्यू कितना होगा? 500 ml। अब आप फोर्सफुली एयर को अंदर ले जाओ, फोर्सफुली अंदर ले जाइए। अरे मेरी तरफ नहीं देखो, खुद करो आप। तो आप मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं? 3000, मतलब 2500 से 3000 ml, यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सेप्ट टीवी। मैं लिख देता हूं, फोर्सफुली इंस्पायरेशन एक्सेप्ट
टीवी। यानी 500 के अलावा आप कितना ले जा सकते हैं, आप 3000 ले जा सकते हैं। कितना ले जा सकते हैं? तो कितने बच्चों को 500 टीवी और आईआरबी दोनों याद हो गया? कितने बच्चों को? कमेंट करके रिप्लाई करिए। रूपाली थैंक यू बेटा जी, थैंक यू रूपाली, थैंक यू विराट, थैंक यू धारा, थैंक यू सुचिता सुमन बेटा जी, जितेंद्र चौसे बेटा थैंक यू जितेंद्र। तो वही सभी बच्चों का, सूर्यकांता बेटा जी थैंक यू बेटा जी, मोहित बेटा बहुत थैंक यू। तो भाई बच्चों नॉर्मल आप कितना ले गए? 500। फोर्सफुली कितना ले गए? 3000। अब फोर्सफुली बाहर निकाल लेंगे एक्सेप्ट टीवी, तो उसको नाम देंगे आईआरबी। क्या नाम देंगे? आईआरबी। आईआरबी का वैल्यू कितना होगा? 1100। याद रखेंगे आप, अभी कितना याद रखेंगे? 1100। तो भाई बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए कि टीवी का वैल्यू कितना है? 500। आईआरबी का वैल्यू कितना है? 3000 ml। ईआरबी का वैल्यू कितना है? 1100 ml। और उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम भी आप लिख लीजिए 1200 ml। 5 मिनट में ये सब बच्चों को याद होने वाला है, पूरी लाइफ टाइम, मेडिकल कॉलेज तक भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है और आपका पिंकी प्रॉमिस होना चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनिए कि टीवी का वैल्यू कितना होगा? 500 ml। कितना होगा? 500। आप नॉर्मल एक्सपायरेशन में कितना एयर लेंगे, उसका जो वॉल्यूम होगा उसे नाम देंगे टीवी 500 वैल्यू। अब आप फोर्सफुली अंदर ले जाओ, फोर्सफुली अंदर ले जाइए, तो फोर्सफुली जो अंदर ले जाएंगे उसका वैल्यू कितना होगा? 3000 ml एक्सेप्ट टीवी। अब फोर्सफुली बाहर निकालिए, फोर्सफुली बाहर, पर ये ध्यान रखना म्यूकस नहीं निकल जाए। तो वही फोर्सफुली बाहर आ गया, तो बाहर कितना निकाल सकते हैं आप? 1100। इसके बाद भी आपके लंग्स में जो एयर बचेगी उसका नाम है रेजिडुअल वॉल्यूम। सृजन ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो भाई हम बात करें कि भाई फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ईआरवी का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली एक्सपायरेशन आपने कितना बाहर निकाल दिया? 1100। उसके बाद जो लंग्स में एयर बचेगा उसे नाम देंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को लर्न हो गया? थंब से रिप्रेजेंट करेंगे, थंब से रिप्रेजेंट करेंगे। उत्कर्ष ने बोला अब समझ में आया मुझे पहली बार। थैंक यू बेटा जी उत्कर्ष अग्रवाल, थैंक यू। कमेंट करके रिप्लाई करिए, थंब से रिप्रेजेंट करिए, थंब से रिप्रेजेंट करो, थंब से। क्या बात है बच्चों, शानदार। थंब से रिप्रेजेंट करिए, बहुत गजब भाई, सारे थंब हम नजर आ रहे हैं। तो मैं 1 मिनट में रिवाइज करता हूं, आप सब नॉर्मल मेरे साथ रेडी रहिए। 500 रुपए मतलब फोर्सफुली 3000। कितना जाएगा? 3000। एक बात याद रखिए बच्चों, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वह समंदर में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वह समंदर में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। तो भाई यहां हम बात करें 1100 ml ईआरवी का वैल्यू, फोर्सफुली आप बाहर निकालिए, और फिर उसके बाद भी जो लंग्स में बचेगा उसका नाम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। अब अगर आपको वॉल्यूम याद हो गया तो कैपेसिटी में आपको 2 मिनट में सिखाऊंगा। 2 मिनट में सीखेंगे आप कैपेसिटी। पहला नंबर है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आप कितनी अंदर ले जाते हो एयर, कितनी ऑक्सीजन का अंदर ले जाएंगे? तो अंदर ले जाइए 500, फिर आप 3000 ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब टीवी प्लस आईआरबी, इसका वैल्यू कितना है? 500। इसका वैल्यू कितना है? 3000। टोटल कितना हो गया? कमेंट करके रिप्लाई करो, आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई? कमेंट करके रिप्लाई करिए। इरशाद बेटा जी, इरशाद।
जय माता दी बेटा जी, जय माता दी। क्या बात है, क्या बात है, बच्चों ने आग लगा दी है। थम से रिप्रेजेंट। आईसी का वेद प्रकाश का आंसर आ गया, अंसारी जी का आंसर आ गया भाई, शेख का आंसर आ गया, आयशा का आंसर आ गया, प्रियंका का आंसर आ गया, प्रियंका का। अरे भाई जल्दी, टाइम हमारे पास 4 मिनट बचे हैं, अब 4 मिनट। तो भाई हमारे टीवी आईआरबी 500 ले जाओ, फिर 3000 ले जाओ, तो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई? 3500। ईआरबी, ईआरबी कितना हो गया? बाहर निकालिए आप, तो आप टीवी प्लस ईआरबी, तो टीवी का वैल्यू कितना है भाई? 500। इसका वैल्यू कितना है? 1100। तो भाई आपका ईआरबी कितना होगा? 1600 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? 500। बाहर निकालिए, फिर आप कितना बाहर निकालेंगे? कितना बाहर निकालेंगे? 1100 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। थंब से रिप्रेजेंट करिए, आपका आंसर आ गया है। इसके बाद वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में आप इनको जोड़ दीजिए, ऐड करो, टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। आंसर बताइए, टोटल लंग्स कैपेसिटी का भी आंसर बताओ। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी का आंसर बताइए बच्चा पार्टी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में सबको ऐड कर दो, टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी। तो भाई आप इसके क्वेश्चन करेंगे अगले टर्न पर। आज पहला दिन था इसलिए 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लव यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। शिखा बेटा जी थैंक यू, शिखर पांडे जी थैंक यू, शिवांशी थैंक यू। ईसी, अच्छा सॉरी 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 भाई, बिल्कुल सही बता दिया। यहां पर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आएगा, बिल्कुल भाई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस ईआरबी। ईसी, आईसी निकल गया, ईसी निकल गया। 1 मिनट में रिवाइज कर लो, 1 मिनट बचा है। आईसी टीवी प्लस आईआरबी 500 प्लस 3000, ईसी बराबर टीवी प्लस ईआरबी। कितनी आप बाहर निकाल सकते हैं? 500 बाहर निकालिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अगर पूरी बात सबको क्लियर है तो पूरे सारे कमेंट बॉक्स में आग लगा दो थंब के साथ। तो भाई ईसी टीवी प्लस ईआरबी 500 प्लस 1100 कितना हो गया? वाइटल कैपेसिटी का आंसर बताइए, वाइटल कैपेसिटी कितना होगा? वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का आंसर बताइए, वाइटल कैपेसिटी का आंसर। अब एक लास्ट बचा है, एफआरसी। एफआरसी का मतलब है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो क्या है, आप नॉर्मली कितनी निकालते हो बाहर? 500, उसके बाद भी कितना रहेगा? 1100 रहेगा, और आपके लंग्स में हमेशा कितना रहेगा? 1200। आपके लंग्स में कितना रहेगा? 1200। तो भाई टोटल कितना हो गया? 2300 ml। यस और नो? भाई आप नॉर्मली कितनी, बाबा रामदेव क्यों वर्ल्ड फेमस हो गए? उन्होंने लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन लेना सिखाया। अब 500 की जगह कोई 3000 लेगा तो भाई ऑर्गन तो बल्ले बल्ले करेंगे। ठीक है, तो भाई यहां आप हम केवल 500 ही निकाल रहे हैं। हमेशा क्या बचा रहेगा? ईआरबी बचा रहेगा, और आरबी, ईआरबी बचा रहेगा। आरबी तो हमेशा रहेगा, आपके रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहेगा। और हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब है कि जो हमारे लंग्स में रहेगी और हमारे स्ट्रेक में रहेगी, उसका नाम है ईआरबी। ठीक है, पूरा दिल गार्डन गार्डन होने वाला है आपका। 2 लेक्चर में ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्शन खत्म होगा बच्चों। बहुत शानदार, आप पढ़ते रहिए। बहुत प्यारे आपके कमेंट, उसके लिए बहुत आपका थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। और हमारा इसमें टाइम होने वाला है, तो इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो कि भाई यहां पर ईसी आईसी का वैल्यू टीवी प्लस आईआरबी, टीवी प्लस आईआरबी। ठीक है,
हमने कहा ईसी का वैल्यू टीवी प्लस ईआरवी, आप कितनी बाहर निकाल सकते हो, कितनी कैपेसिटी 500, फिर मैक्सिमम कितने निकाल दोगे 1100, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, इतना हो गया भाई। वाइटल कैपेसिटी में आप रेजिडुअल कैपेसिटी को छोड़ दो, बाकी सबको ऐड कर दो, और टोटल लंग्स कैपेसिटी में आप सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। शानदार बच्चों, शानदार, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक शानदार मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं इसी से रिलेटेड, पीवाईक्यू में आप देखेंगे, हालांकि मुझे नेक्स्ट सन पे कराना था, लेकिन आप ध्यान से करिए, क्वेश्चन करिए। लंग्स आर मेड ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वलाई दे डू नॉट कोलैप्स, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी कोलैप्स नहीं होते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन है 17 का, आंसर बताइए आप, हमारे लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं। नेक्स्ट सन पे करेंगे आप ये, हमारे लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं, कोलैप्स क्यों नहीं होते हैं। रुचि बेटा जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चों इसका आप रिप्लाई करिएगा नेक्स्ट टर्न पर। आप ये ध्यान रखेंगे कोलैप्स इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां एयर हमेशा रहेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद। मेरे सामने आदित्य जी आ गए हैं क्योंकि टाइम हो गया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, कमाल करते रहिए, धमाल करते रहिए, ठीक है, और आपके अच्छे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू बच्चों, कल ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। आज हमने एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम किया है, काफी शानदार बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।